हाय, फिल्म फाइंडिंग्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे और क्यों एक रिटायर्ड गैंगस्टर बना टेलर। मूवी की शुरुआत 1956 में शिकागो शहर में लियोनार्ड बर्लिंग नाम के एक बुजुर्ग के साथ होती है, जो कि मालिक है एक नॉर्मल और शांत दिखने वाली फैशन स्टोर का। मिस्टर लियोनार्ड वास्तव में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीजन नहीं हैं, बल्कि एक ब्रिटिश सिटीजन हैं, जो कुछ साल पहले यूएस शिफ्ट हुए। मिस्टर लियोनार्ड ने लंदन शहर में स्थित दुनिया के सबसे अच्छे फैशन स्टोर में कई सालों तक काम किया था, फिर कई कारणों से लंदन छोड़ने का फैसला किया। शिकागो शहर में आने के बाद मिस्टर लियोनार्ड ने अपनी खुद की फैशन स्टोर शुरू की और माबेल सीन नाम की एक खूबसूरत लेडी को अपनी सेक्रेटरी के रूप में काम पर रखा। मिस्टर लियोनार्ड की दुकान के सभी कपड़े शिकागो शहर में फेमस हैं और शहर के कई रईस परिवारों ने पर्सनली रूप से दुकान को अपनी रेगुलर दुकान बना लिया है। बॉयल परिवार उन परिवारों में से एक है जो उसकी दुकान पर रेगुलर ग्राहक थे। बॉयल परिवार शिकागो शहर में सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली माफिया समूहों में से एक के रूप में जाना जाता है। बॉयल्स अक्सर मिस्टर लियोनार्ड की दुकान पर सूट ऑर्डर करने या दुकान में मेल बॉक्स के जरिए से अपने पत्र भेजने के लिए जाते थे। मिस्टर लियोनार्ड ने जानबूझकर अपनी दुकान में एक मेल बॉक्स लगाया है ताकि ग्राहक शहर में सुझाव या संदेश छोड़ सकें। उस रात रिची बॉयल नाम के बॉयल परिवार का इकलौता बेटा मिस्टर लियोनार्ड की दुकान पर उसके पत्रों को लेने आया। रिची मिस्टर बॉयल के खास आदमी फ्रांसिस के साथ आया था। मिस्टर लियोनार्ड उनके आगमन से बेफिक्र लग रहे थे और बॉयल्स के आए लेटर्स को लेके और उनमें क्या लिखा है उसके लिए उत्सुक नहीं थे और एक दर्जी के रूप में अपना काम करने में व्यस्त थे। एक लेटर में फ्रांसिस को एक माफिया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भेजा गया एक लेटर मिलता है जिसे द ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। रिची ने तब मिस्टर लियोनार्ड को थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर जाने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि यह पत्र काफी पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल है। लॉबी में माबेल मिस्टर लियोनार्ड को स्नोबॉल के रूप में एक गिफ्ट दिखाती है। माबेल ने कहा कि उपहार उनके एक पहचान वाले ने भेजा था। माबेल वास्तव में स्नोबॉल इकट्ठा करना पसंद करती है जिसमें दुनिया के विभिन्न खूबसूरत स्थान होते हैं, जैसे एफिल टावर, बिग बेन टावर या बार्सिलोना, क्योंकि माबेल दुनिया की यात्रा करने की इच्छा रखती है। माबेल ने मिस्टर लियोनार्ड से एक सवाल पूछा कि जो कहीं भी जा सकते थे और दुकान खोल सकते थे, लेकिन रहने के लिए शिकागो शहर को ही क्यों चुना। रिची और फ्रांसिस के चले जाने के बाद मिस्टर लियोनार्ड ने माबेल को बताया कि उनकी दुकान के बगल में घड़ी की दुकान पर काम करने वाले एक व्यक्ति ने मिस्टर लियोनार्ड को माबेल से मिलवाने के लिए कहा था, लेकिन माबेल ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि वह पहले से ही किसी के करीब थी। मिस्टर लियोनार्ड ने तब निष्कर्ष निकाला कि माबेल का रिची के साथ रिलेशन चल रहा है क्योंकि उसने उन्हें एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते देखा है। नैपकिन की तय करते समय मिस्टर लियोनार्ड ने माबेल को सावधान रहने की चेतावनी दी क्योंकि रिची माफिया ग्रुप का सदस्य है जो अक्सर लड़ाई झगड़े और हथियारों में इन्वॉल्वर्ड रहता है। माबेल स्वीकार करती है कि वह खतरनाक बॉयल परिवार से वाकिफ है, लेकिन उसे लगता है कि वह रिची को संभाल सकती है। उसके बाद माबेल ने कहा कि वह एक वेतन वृद्धि चाहती है ताकि वह दुनिया की यात्रा करने के लिए बचत कर सके, लेकिन मिस्टर लियोनार्ड ने कहा कि क्यों, अगर उसके स्किल अच्छे होते तो वो कर देते। स्पेशली कपड़े को ठीक से तय लगाने जैसे साधारण काम करने के लिए वह उसे बढ़ा सकते थे। दुकान बंद होने के बाद माबेल घर लौट गई, जबकि मिस्टर लियोनार्ड ने दुकान में अधिक समय तक रहने का फैसला किया क्योंकि उन्हें अभी भी कुछ काम करना था। देर रात मिस्टर लियोनार्ड अपनी मेज पर सो रहे थे और अपने परिवार के अतीत और आग की लपटों के बारे में सपने देख रहे थे। कुछ ही देर बाद मिस्टर लियोनार्ड अपनी दुकान का दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर जाग गए। ये पता चला कि आवाज माबेल और रिची की ओर से आई थी, जो गलती से एक साथ समय बिताने के लिए दुकान पर आए थे। इसका मतलब है कि माबेल और रिची के बीच रोमांटिक रिश्ते के बारे में मिस्टर लियोनार्ड का तुक्का सही साबित हुआ है। उस रात रिची ने माबेल को अपने हाफ ब्रदर फ्रांसिस के बारे में बताया। फ्रांसिस ने सोचा कि उनके परिवार में एक गद्दार था जिसने गुप्त रूप से अपने दुश्मन माफिया ग्रुप को, जिसका नाम ला फॉन्टेन है, उसे कुछ जानकारी लीक कर दी थी। रिची वास्तव में फ्रांसिस को पसंद नहीं करता था क्योंकि रिची के पिता रॉय बॉयल हमेशा फ्रांसिस पर भरोसा करते थे और अपने असली बेटे से ज्यादा उस पर भरोसा करते थे। रिची ने कभी भी फ्रांसिस को अपने भाई या परिवार के रूप में नहीं सोचा क्योंकि वह सिर्फ एक अजनबी था जिसने उसके पिता को 6 बुलेट्स से बचाया था। रिची को संदेह था कि उसके पिता ने फ्रांसिस को अपना खास सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि उसका पिता फ्रांसिस द्वारा उसकी जान बचाने के लिए एक फेवर महसूस करता था। रिची और माबेल के बीच की सभी बातचीत को सुनते हुए मिस्टर लियोनार्ड ने गलती से अपने हाथ से कुछ गिरा दिया और एक आवाज निकाली जिससे वे जागरूक हो गए। हालांकि मिस्टर लियोनार्ड जल्दी से अपनी मेज पर लौटने और सो जाने का नाटक करने में सक्षम थे। उसके बाद माबेल रिची को दुकान से बाहर ले गई क्योंकि वह मिस्टर लियोनार्ड को जगाना और उनकी नींद में बाधा नहीं डालना चाहती थी। कुछ दिनों बाद रिची और फ्रांसिस मेल लेने के लिए लियोनार्ड की दुकान पर लौट आए, जैसा कि वे आमतौर पर हर हफ्ते करते थे। उस रात फ्रांसिस और रिची को फिर से माफिया समूह द आउटफिट द्वारा भेजा गया एक लिफाफा मिला जिसमें एक पत्र और एक कैसेट था। उसके बाद फ्रांसिस और रिची मिस्टर लियोनार्ड की दुकान से चले गए क्योंकि उन्हें उस कैसेट के बारे में मिस्टर रॉय को बताना था। उसी शाम फ्रांसिस और रिची जल्दी में मिस्टर लियोनार्ड की दुकान पर वापस आए। फ्रांसिस रिची को, जो पेट में गोली लगने से घायल हो गया था, पीछे के कमरे में ले गया जहां मिस्टर लियोनार्ड काम करते थे। बाद में
फ्रांसिस मिस्टर रॉय को कॉल करता है कि उस पर और रिची पर लाफोंटेन ग्रुप द्वारा हमला किया गया है और अभी वो लियोनार्ड की दुकान में छिपे हुए हैं। मिस्टर रॉय ने कहा कि वह उन्हें लेने के लिए जल्द ही वहां आएंगे। उसके बाद फ्रांसिस ने मिस्टर लियोनार्ड से रिची के शरीर पर घाव को सिलने के लिए कहा ताकि खून बहना बंद हो सके। मिस्टर लियोनार्ड पहले तो झिझक रहे थे क्योंकि उन्होंने कभी किसी के घावों पर टांके नहीं लगाए थे, पर आखिरकार उन्होंने उसे टांके लगाए क्योंकि उनको बहुत पहले की लड़ाइयों से थोड़ा एक्सपीरियंस था। वह ठीक हो जाएगा, मिस्टर लियोनार्ड ने कहा। रिची दर्द से बेहोश हो गया, ये याद करते हुए कि उसके शरीर पर घावों को बिना किसी एनेस्थेसिया के टांके लगाए गए थे। रिची के घाव पर सफलतापूर्वक टांके लगाने के बाद मिस्टर लियोनार्ड आखिरकार रिची के बहते खून को रोकने में कामयाब हो गए। इस बीच फ्रांसिस ने सूटकेस में रखे टेप को ले लिया और मिस्टर लियोनार्ड को कुछ समय के लिए रिची की देखभाल करने के लिए कहा। मिस्टर लियोनार्ड ने इनकार कर दिया और फ्रांसिस को रिची को अपने सूटकेस में ले जाने के लिए कहा क्योंकि वह बॉयल परिवार की परेशानियों और लड़ाइयों में शामिल नहीं होना चाहता था। फिर भी फ्रांसिस ने जोर देकर कहा कि रिची को अधिक समय तक वही रखे क्योंकि लियोनार्ड की दुकान अभी के लिए अकेली सुरक्षित जगह थी। फ्रांसिस को तुरंत जाना पड़ा क्योंकि उसे एक कैसेट प्लेयर खोजना था ताकि वह टेप चला सके। फ्रांसिस ने तब समझाया कि टेप बॉयल परिवार के एक सदस्य के वायरटैपिंग की रिकॉर्डिंग थी। उन्हें संदेह है कि बॉयल परिवार में एक गद्दार है जो FBI के साथ मिला हुआ है और फिर उन जगहों में से एक में एक बग इंस्टॉल करता है जहां बॉयल आमतौर पर जाते हैं। पहले फ्रांसिस और रिची ने टेप को कहीं और चलाने का इरादा किया था, लेकिन ला फाउंटेन समूह के सदस्यों ने उन पर घात लगाकर हमला किया जिससे रिची घायल हो गया। कई माफिया समूह बॉयल परिवार को नष्ट करने के लिए टेप प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए फ्रांसिस को तुरंत कैसेट प्लेयर ढूंढना चाहिए और यह पता लगाने के लिए टेप प्ले करना चाहिए कि उनके परिवार में गद्दार कौन है। फ्रांसिस के दुकान छोड़ने के कुछ क्षण बाद रिची को होश आया। मिस्टर लियोनार्ड ने फ्रांसिस से बॉयल परिवार को टेप और गद्दार के बारे में कहानी जानने का दावा किया। मिस्टर लियोनार्ड ने तब रिची से पूछा कि क्या उन्हें अपने परिवार में किसी के गद्दार होने पर शक है। मिस्टर लियोनार्ड ने तब कहा था कि गद्दार बॉयल परिवार का कोई करीबी हो सकता है लेकिन बॉयल परिवार का हिस्सा नहीं। उसके बाद मिस्टर लियोनार्ड कपड़ा सिलते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गए और कहा कि वह गद्दार थे जिन्होंने उनके दुश्मन को जानकारी लीक की थी। ये सुनकर रिची कुछ देर चुप रहा, फिर जोर से हंसा क्योंकि उसे लगा कि उसकी बातें सिर्फ एक मजाक है। मिस्टर लियोनार्ड भी रिची के साथ हंसे और फिर सिलाई करना जारी रखा। रिची ने कहा कि मिस्टर लियोनार्ड गद्दार नहीं हो सकते क्योंकि वह सिर्फ एक साधारण दर्जी थे। ये सुनकर मिस्टर लियोनार्ड ने फिर समझाया कि वह दर्जी नहीं बल्कि कटर था। दर्जी और काटने वाले में अंतर है और जिसके पास धागा और सुई है वही दर्जी बन सकता है। खुद के लिए उन्होंने दुनिया के सबसे अच्छे फैशन स्टोर में सालों तक प्रैक्टिस की है जिसे रो कहा जाता है। मिस्टर लियोनार्ड ने अपनी दुकान खोलने की अनुमति मिलने से पहले उस स्थान पर एक ट्रेनी के रूप में एक लंबा समय बिताया था। उसके बाद मिस्टर लियोनार्ड ने फिर से फ्रांसिस के बारे में बात की जो उनके परिवार में गद्दार को खोजने पर जोर दे रहे थे। फिर कहा कि यह संभव है कि गद्दार खुद फ्रांसिस हों। थोड़ी देर बाद फ्रांसिस लियोनार्ड की दुकान पर लौट आया। फ्रांसिस के रिची से मिलने से पहले मिस्टर लियोनार्ड ने फ्रांसिस से फुसफुसा कर कहा था कि रिची को उस पर गद्दार होने का शक है और रिची ने छोड़े गए सूटकेस को खोल दिया था। इसका मतलब है कि मिस्टर लियोनार्ड रिची और फ्रांसिस के बीच खेल रहे हैं ताकि उन्हें एक दूसरे पर शक हो। मिस्टर लियोनार्ड की बातों से प्रभावित रिची ने फ्रांसिस से पूछताछ करना शुरू किया और पूछा कि लॉ फाउंटेन के आदमियों ने बहुत सारे शॉट फायर करे पर फ्रांसिस बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ। फ्रांसिस ने उत्तर दिया कि उस रात वह केवल लकी था। फ्रांसिस ने तब कहा कि वह टेप को कैसेट की स्क्रीनिंग के लिए वहीं ले जाएगा, लेकिन रिची ने इसे मना कर दिया क्योंकि वह अपने पिता की प्रतीक्षा करना चाहता था जो जल्द ही उन्हें लेने आएंगे। रिची और फ्रांसिस के बीच बातें इतनी गर्म हो गईं कि वे टेप को लेकर आपस में लड़ने लगे। आखिरकार जब रिची और फ्रांसिस ने महसूस किया कि सूटकेस खाली था तो उन्होंने तुरंत एक दूसरे पर बंदूक तान दी। रिची ने एक गोली चलाई लेकिन चूक गया जबकि फ्रांसिस का शॉट रिची की गर्दन में लगा और उसकी मौत हो गई। फ्रांसिस ने तुरंत उस टेप की खोज की जिसे रिची ने जैसे बोला था और छुपाया था। थोड़ी देर बाद मिस्टर रॉय और उनके आदमी मिस्टर लियोनार्ड की दुकान पर पहुंचे। वह थोड़ा घबरा गया और उसने तुरंत मिस्टर लियोनार्ड से रिची के शरीर को छिपाने और कुछ समय बर्बाद के लिए कहा ताकि वह रिची के खून के धब्बों को साफ कर सके। जब तक मिस्टर रॉय दुकान में गए तब तक फर्श साफ था और फ्रांसिस के पास रिची कहाँ है उसके लिए झूठ सोचने के लिए काफी टाइम था। फ्रांसिस ने तब समझाया कि रिची ने बिना ये बताए कि वह कहाँ जा रहा है टेप लेकर चला गया था। मिस्टर रॉय ने तब फ्रांसिस से तुरंत रिची को खोजने और उसे वापस लाने के लिए कहा। मिस्टर रॉय ने मिस्टर लियोनार्ड से बात करते हुए इंतजार किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दुनिया में सबसे बड़ा माफिया ऑर्गेनाइजेशन है जिसे द आउटफिट कहा जाता है, जिसका यूरोप और अमेरिका के विभिन्न देशों में नेटवर्क है। मिस्टर रॉय ने तब समझाया कि बॉयल परिवार को उस ऑर्गेनाइजेशन से उनका अलायंस बनने का प्रस्ताव मिला था। ऐसा इसलिए है क्योंकि बॉयल परिवार एकमात्र माफिया समूह है जो ला फाउंटेन से लड़ने की हिम्मत करता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ने FBI वायरटैपिंग टेप भेजकर उनकी मदद की ताकि वे पता लगा सकें कि बॉयल परिवार में गद्दार कौन था।
मिस्टर लियोनार्ड हैरान दिखे और पूछा कि मिस्टर रॉय उन्हें ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मिस्टर रॉय ने उन्हें अपने समूह के मामलों के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। मिस्टर रॉय को एहसास हुआ कि रिची इस समय लियोनार्ड की दुकान पर था, क्योंकि उसका कोट अभी भी वहां लटका हुआ था। मिस्टर रॉय जानते थे कि रिची सर्दियों में बाहर जाने पर अपना कोट कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसे यकीन था कि मिस्टर लियोनार्ड के पास छिपाने के लिए कुछ है। मिस्टर रॉय ने मिस्टर लियोनार्ड को बंदूक दिखाकर धमकी दी कि वह बताएं कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझा पाते, फ्रांसिस अचानक मेबेल को लेकर कमरे में आया। मिस्टर लियोनार्ड, जिन्हें डर था कि मेबेल फ्रांसिस द्वारा मार दी जाएगी, ने समझाया कि रिची शर्मिंदा था क्योंकि फ्रांसिस ला फाउंटेन के 4 लोगों को गोली मारने में कामयाब रहा, जबकि उसने किसी को भी गोली नहीं मारी। इसलिए रिची ने ला फाउंटेन के उस जगह पर वापस जाने का फैसला किया ताकि रॉय के लिए अपनी काबिलियत साबित करने के लिए ला फाउंटेन के लोगों को गोली मार सके। मिस्टर लियोनार्ड ने इसका कारण भी बताया कि उन्होंने उन्हें ये पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि रिची ने उन्हें मिस्टर रॉयस को बताने से मना किया था ताकि वे चिंता न करें। मिस्टर रॉय ने फिर फ्रांसिस से पूछा कि वो मेबेल को क्यों लाया है। फ्रांसिस ने समझाया कि रिची शायद मेबेल के घर इसलिए गया क्योंकि वह रिची की लवर थी। ये सुनकर रॉय ने मेबेल से पूछा कि रिची अभी कहाँ है, लेकिन मेबेल ने स्वीकार किया कि वह रिची के ठिकाने के बारे में कुछ नहीं जानती। फ्रांसिस ने तब मेबेल को रोका और कहा कि उसने मेबेल के कालीन पर खून का धब्बा देखा, जो शायद रिची का खून था। मिस्टर रॉय, जो अपना आपा खो रहे हैं, ने मेबेल को सच बोलने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। मिस्टर लियोनार्ड, जिन्होंने ये सब देखा, तुरंत मिस्टर रॉय को रोका और उन्हें शांत करने की कोशिश की। ये पता चला है कि मिस्टर लियोनार्ड की पहले एक पत्नी और बेटी थी, लेकिन दोनों की आग में जलकर मौत हो गई थी, इसलिए उन्होंने पहले से ही मेबेल को अपनी बेटी माना। कुछ ही देर बाद फोन की घंटी बजी और लियोनार्ड ने तुरंत फोन उठाया। मिस्टर लियोनार्ड ने कहा कि कॉल रिची का था, जिसने दावा किया था कि वह ला फाउंटेन से छिपा हुआ है और उसे स्ट्रीट नंबर 31 पर पिकअप चाहिए। ये सुनकर मिस्टर रॉय और उनके लोग रिची को लेने के लिए दौड़ पड़े। फ्रांसिस ने रहने का फैसला किया और कहा कि वह मिस्टर लियोनार्ड और मेबेल पर नजर रखेगा अगर वह उनसे झूठ बोलते हैं। उसके बाद मिस्टर लियोनार्ड ने समझाया कि उन्होंने जानबूझकर वो एड्रेस दिया ताकि ला फाउंटेन ग्रुप मिस्टर रॉय और उनके लोगों पर हमला कर सके। इसके अलावा मिस्टर लियोनार्ड ने ये भी बताया कि मेबेल वह गद्दार थी जिसकी वे सभी तलाश कर रहे थे। रिची के साथ एक विशेष संबंध स्थापित करने के बाद मेबेल के पास बॉयल के परिवार के बारे में जानकारी निकालने और ला फाउंटेन को जानकारी लीक करने के कई अवसर थे ताकि बदले में उसे कुछ पैसे मिल सकें। मेबेल को पता था कि अंत में फ्रांसिस को पता चल जाएगा, इसलिए मेबेल ने पूरे बॉयल परिवार को वायरटैपिंग और गिरफ्तार करने में FBI से मदद मांगी। इस तरह मेबेल सुरक्षित रहेगी क्योंकि FBI को बॉयल से छुटकारा मिल जाएगा। मेबेल की सभी प्लान मिस्टर लियोनार्ड को पता थे और उन्होंने जानबूझकर इसे जाने दिया क्योंकि मेबेल वास्तव में दुनिया की यात्रा करने के लिए बहुत पैसा कमाना चाहती थी। मिस्टर लियोनार्ड ने ही मेबेल की रक्षा के लिए टेप छिपाए थे। कुछ ही समय बाद ला फाउंटेन और उसके आदमी लियोनार्ड की दुकान पर टेप के बदले मेबेल को पैसे देने आए, पर फ्रांसिस ने मिस्टर लियोनार्ड और मेबेल को कुछ कोड वर्ड इस्तेमाल करने को कहा जब मेबेल को पैसे मिल जाए और वो पीछे के कमरे से निकल के ला फाउंटेन ग्रुप को मार सके। ला फाउंटेन के आने और टेप लेने के बाद उसने मेबेल को वह पैसा दिए, पर दुर्भाग्य से मेबेल और मिस्टर लियोनार्ड ने फ्रांसिस को धोखा दिया और ला फाउंटेन को उसके छुपने की जानकारी दी। नतीजतन ला फाउंटेन के आदमियों द्वारा कई बार गोली मारे जाने के बाद फ्रांसिस की मौत हो गई। ला फाउंटेन और उसके लोगों के चले जाने के बाद मिस्टर लियोनार्ड ने मेबेल से कहा कि वह वही था जिसने टेप को लोड किया था और बॉयल के परिवार को देने के लिए द आउटफिट नाम के ऑर्गेनाइजेशन का नाम इस्तेमाल करके मेल बॉक्स में बॉयल्स के लिए टेप रखा। उसने वह सब किया ताकि वह ला फाउंटेन और बॉयल्स के बीच दरार पैदा कर सके। पहले वाला टेप जो उसे ला फाउंटेन को दिया नकली था क्योंकि उसने इसे अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग से बदल दिया था। असली टेप अभी भी मिस्टर लियोनार्ड के कब्जे में है और उन्होंने जानबूझकर इसे रखा ताकि मेबेल इसे FBI को सौंप सके ताकि FBI बॉयल परिवार और ला फाउंटेन ग्रुप जैसे माफिया ग्रुप से छुटकारा पा सके। मिस्टर लियोनार्ड ने तब मेबेल से कहा कि वह अभी मिले पैसे से दुनिया की सैर कर सकती है। उस रात मिस्टर लियोनार्ड ने अपना सामान पैक किया और फिर सभी सबूतों को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी दुकान में आग लगा दी। लेकिन जाहिर तौर पर फ्रांसिस, जो अभी भी जीवित थे, अचानक उठे और मिस्टर लियोनार्ड को गोली मार दी। गनीमत रही कि गोली मिस हो गई और सिर्फ उसका हाथ जख्मी हो गया। मिस्टर लियोनार्ड ने तब समझाया कि वह वास्तव में फ्रांसिस के लिए कौन थे। वह पहले फ्रांसिस की तरह एक गैंगस्टर था, लेकिन जब वह अपने बॉस को छोड़कर लंदन चला गया तो उसके मालिक के लोगों ने उसके घर को खोजने में कामयाबी हासिल की और उसके परिवार को आग में झोंक दिया। इसलिए वह एक नया जीवन शुरू करने और एक बेहतर इंसान बनने के लिए शिकागो चला आया। फिल्म एक दृश्य के साथ समाप्त होती है जहां श्री लियोनार्ड बेहतर जीवन जीने के लिए शिकागो में अपनी दुकान छोड़ देते हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल क्लिक करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें।